तो नाउ स्टार्ट। हम रेडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो CuSO4 है, तुम ये रिएक्शन 10th में पढ़े भी होगे, और यहाँ जिंक ले लिया गया, रिएक्शन हुआ, बना ZnSO4 प्लस कॉपर। CuSO4 प्लस, हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्लस जिंक ZnSO4 और कॉपर बना। तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट, जिंक का और कॉपर का 4 ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के भेजो मेरे को एक ही बार, कंटिन्यू लिख के भेजना। 4 का ऑक्सीडेशन स्टेट कंटिन्यू लिख के भेजो, क्या क्या है। एक, हाँ, रोहन का आया 2020 आ रहा है ना। ऑल प्लस 2 में कौन है? ऑल प्लस 2 में 2020 आ रहा है। यहां पर कॉपर का क्या होगा? +2। कॉपर का क्या होगा? +2 होगा ना। जिंक का क्या होगा? 0, क्योंकि जिंक नेचुरल फॉर्म में, कंबाइंड स्टेट में नहीं है। यहाँ जिंक कंबाइंड स्टेट में तो +2 में होगा, यहाँ जिंक 0 होगा, यहाँ कॉपर फ्री स्टेट में तो 0 होगा। तो 2020 आ गया। अब ध्यान देना, अगर कॉपर +2 से कॉपर में गया तो मुझे बताओ कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? बिल्कुल सही, ऑक्सीडेशन स्टेट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिक्रीज हुआ है। तो बताओ यहाँ इलेक्ट्रॉन्स लूज हुआ होगा या गेन हुआ होगा? यहां से यहां जाते समय इलेक्ट्रॉन्स लूज हुआ होगा या गेन हुआ होगा? कौन बोल रहा है लूज? लूज होगा, गेन होगा? लूज होता तो और चार्ज बढ़ जाता ना। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होने का मतलब गेन हुआ है, और जब इलेक्ट्रॉन्स गेन हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे या रिडक्शन बोलेंगे? बिल्कुल तो सही तनिष्का, बाकी का आंसर बताओ, क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीडेशन को लिख के भेजा, गधे, रिडक्शन होगा ना। इलेक्ट्रॉन्स गेन का मतलब रिडक्शन होता है ना, कल ही लिखवा के दिया था। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करना मतलब रिडक्शन हुआ। अब मुझे बताओ यहां पर जिंक जो है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट से राइट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? बिल्कुल सही, इंक्रीज हुआ है। 0 से +2 में जाना इंक्रीज ही कहलाएगा ना। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं कि गेन हुए हैं? बिल्कुल सही, लूज हुआ है, लूज हुआ है ना। लूज हुआ है तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? बिल्कुल सही, ऑक्सीडेशन। यानी अब समझना, यहाँ पे इस कॉपर +2 का रिडक्शन हुआ है, यहां से यहां जाते समय रिडक्शन हुआ है। इस जिंक का यहां से यहां जाते समय ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। तो इसका रिडक्शन हुआ है, तो जिसका रिडक्शन होगा हम उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं, उल्टा बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ और नहीं है, जिसका रिडक्शन होगा, यानी अगर सेल्फ रिडक्शन हुआ है, दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी जिस कंपाउंड का रिडक्शन हुआ है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। इसका ऑक्सीडेशन हुआ है
तो हम इसको उल्टा बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिड्यूसिंग एजेंट कुछ और नहीं है। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे? जब सेल्फ क्या हो जाए? सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है तो हम उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। बिल्कुल सही। तो पहले इसका इतना लिखो, फिर रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन लिखवाता हूं। एग्जाम्पल लिखो, रिप्रेजेंट करो। जिसका रिडक्शन होगा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन होगा रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो इतना पहले एग्जाम्पल्स के साथ सब रिप्रेजेंट करो जैसे किया गया है, देन आफ्टर हम रेडॉक्स का डेफिनेशन लिखते हैं। इधर से देखा जाता है, लेफ्ट से राइट देखे जाएंगे, लेफ्ट से राइट देखेंगे, लेफ्ट से राइट। सबने लिख लिया? तो लिखो रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन। द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच, लिखो रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, the reaction in which oxidation and reduction, the reaction in which oxidation and reduction will occur, the reaction in which oxidation and reduction will occur simultaneously, the reaction in which oxidation and reduction will occur simultaneously, simultaneously, that is known as redox reaction, that is known as redox reaction, that is known as redox reaction, that is known as redox reaction. Completed?
तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया क्या? किसी को डाउट है? ओके, चलो तो अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अपना अभी तक हम क्या क्या सीख लिए? कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लिए, ग्रुप नंबर पीरियड निकालना सीख लिए, और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का हमने डिफिनेशन विथ एग्जाम्पल सीख लिया। अब हम आते हैं क्वांटम नंबर में। तो राइट डाउन हेडिंग क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, राइट डाउन हेडिंग क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, तो नेक्स्ट हेडिंग इज क्वांटम नंबर। अब इसमें हमें जानना ये है, पहला चीज तो ये जानेंगे क्वांटम नंबर होता क्या है। तो क्वांटम नंबर जानने के पहले मैं कुछ बेसिक पॉइंट तुमको सिखाना चाहता हूं, और तुम सीखना भी चाहते हो, यस ना? तो बेसिक पॉइंट नंबर 1, क्वांटम नंबर क्या है क्या नहीं ये सब बाद में बात करेंगे, ठीक है? पहले हम बेसिक पॉइंट जानते हैं। बेसिक पॉइंट, फिर से हम कॉन्फ़िगरेशन पे वापस आते हैं। कॉन्फ़िगरेशन पे हम फिर से वापस आते हैं। तो मुझे बताओ, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एस सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बिल्कुल सही। क्या आंसर दे रहे हो तुम लोग? 2। पी में, डी में, एफ में, बिल्कुल सही। 2, 6, 10, 14। अब इसके आगे हम और जानना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। बेसिक पॉइंट नंबर 1 ये बोलता है कि जो एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो रहता है, अब उसके हम डायरेक्शन के बारे में जानेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमता है। तो पहले हम ये जानेंगे कि जो एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल या एस सबसेल, एस सबसेल बोलो या एस ऑर्बिटल बोलो, एस सबसेल या एस ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल का मतलब फुटबॉल के जैसा होता है। तो ये सब इमेजिन करके निकाला गया, मतलब एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है। तो हम जैसे बता रहे हैं तुम भी वैसा इमेजिन कर लेना। अब ये क्वेश्चन मत पूछने लग जाना कि सर स्फेरिकल कैसा होगा, उसमें कैसे दिखेगा, वो लैब में निकाला गया है। तो एस सबसेल या ऑर्बिटल इज स्फेरिकल शेप। एस जो ऑर्बिटल है या सबसेल है वो स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल शेप का मतलब होता है फुटबॉल के जैसा। कौन कौन फुटबॉल खेलता है? तुम भी खेलती हो निहारिका? तो फुटबॉल के जैसा होता है। अब ध्यान देना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो रहता है 2, इस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, वो एक डायरेक्शन में घूमता है। वो जैसे सोलर सिस्टम में अर्थ जो है वो सन सेंटर में होता है और अर्थ चारों तरफ से घूमती रहती है।
तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी जो है वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहेगा। तो इसका एक डायरेक्शन में वो घूमता है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डायरेक्शन में ऐसे 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 घूमता रहेगा। तो एस सबसेल हैज, एस सबसेल हैज, ए सबसेल इलेक्ट्रॉन हैज, इलेक्ट्रॉन हैव one direction, electron revolve in one direction। यानी एस जो सबसेल है वो उसमें रहने वाला इलेक्ट्रॉन वो एक डायरेक्शन में घूमता है, ऐसे 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 ऐसे। अभी तक समझ में आ रहा है ना? अब इस जो एक डायरेक्शन है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्स, वन बॉक्स। एक हम बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक ऐसा बॉक्स लिख देते हैं। तो बॉक्स, एक बॉक्स लिखने का मतलब उसका एक डायरेक्शन को बताता है। एक बॉक्स लिखने का मतलब एक डायरेक्शन को बताता है, ठीक है? अब ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देना सारे। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये ध्यान देना सारे, यहां पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे घूम रहा है, यहां लिख रहा हूं मैं, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सोलर सिस्टम के जैसा घूम रहा है। तो याद करो जैसे अर्थ घूमती है, अर्थ एक तो सन के चारों तरफ घूमती है और अपने एक्सिस पे भी अर्थ घूमती है। घूमती है कि नहीं, रोटेट होती है कि नहीं अपने एक्सिस पे, यानी नाच नाच के घूमती है, नाच नाच के घूमती है, वो नाच नाच के घूमती है, घूमती है ना। यानी अर्थ जो है अपने एक्सिस पे ऐसे 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 घूम घूम के नाचती है। ये डांस का स्टेप है। तो ये अब ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ऐसे घूम घूम के नाच रहा है क्लॉकवाइज, और अपने एक्सिस पे भी तो घूम ही रहा है, यहां भी इसको भी घूम रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे क्लॉकवाइज घूमता है, और एक इलेक्ट्रॉन ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। यानी एक ऐसे घूम घूम के नाच रहा है और एक ऐसे ऐसे घूम घूम के नाच रहा है। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व लाइक अर्थ, सोलर सिस्टम के जैसे, अर्थ के जैसा है, और बीच में सेंटर में न्यूक्लियस है, वहां सन है, और ये अपने एक्सिस पे घूम रहा है क्लॉकवाइज। यहां देखना, तो देखो इसे मान लो सेंटर है, एक पॉइंट यहां पे डिसाइड कर लेना। एक सेंटर के रिगार्डिंग घूम रहा है, ठीक है, और अब अपने एक्सिस पे घूम रहा है। तो एक क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे घूमते घूमते घूमते, ये ऐसे जलेबी बनाते बनाते घूमेगा, और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमते घूमते घूमेगा। समझला का? तो जो दो इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज एंड अनदर इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। तो वन इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग, one electron is rotating clockwise and another, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है, another electron
is rotating, another electron is rotating anti-clockwise, anti नहीं anti clockwise। ओ न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूम ही रहा है, लेकिन एक के क्लॉक 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 घूमते घूमते घूम रहा है, एक एंटी 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 एंटी, मतलब न्यूक्लियस तो बीच में तो है ही, नाच नाच के घूम रहा है वो। तो वन इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज और अनदर इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन दोनों कैसे घूम रहे हैं? दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, भले एक क्लॉक और एक एंटी घूम रहा होगा, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है। तो वन इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज एंड अनदर इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। पॉइंट समझ में आ गया ना सारा? तो एस सबसेल का एस सबसेल का शेप क्या होता है? एस सबसेल का शेप क्या होता है? एस सबसेल का शेप क्या होता है? स्फेरिकल। एस सबसेल का शेप क्या होता है? स्फेरिकल, ठीक है। एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन कितने डायरेक्शन में घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन कितने डायरेक्शन में घूमते हैं? एक, दो मत बोलना, एक एक एक। अब रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन कितने डायरेक्शन में रोटेट करते हैं? दो, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो वन इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग, इसको लिखना, वन इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज एंड अनदर इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। तो जब रोटेशन पूछा जाएगा तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन पूछा जाएगा तो एक, डायरेक्शन पूछा जाएगा तो एक, और रोटेशन पूछा जाएगा तो दो, एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक। ये क्या है? वन इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग, इसको लिख लेना, वन इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज एंड अनदर इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। एस सबसेल का शेप क्या होता है? स्फेरिकल। इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूम रहा है? एक डायरेक्शन में। कैसे कैसे? जैसे अर्थ घूम रही है, अर्थ ऐसे से घूम रही है, तो डायरेक्शन दोनों एक ही है। अब एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब अपने एक्सिस पे एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। मान लो सेंटर है, दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे से घूम रहा है क्लॉकवाइज, सॉरी ऐसे इस डायरेक्शन में, तो एक ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब अपने एक्सिस पे घूम रहा है ऐसे, और ये ऐसे घूम रहा है। वन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्स, जो डायरेक्शन है उसको हम एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्स, साइंटिस्ट ने बोला बॉक्स से रिप्रेजेंट करो। हमारा जन्म होते होते नाम हो जाता है, नाम देख के थोड़े रखा जाता है, साइंटिस्ट ने बोले रिप्रेजेंट करो बॉक्स से। इसको पाई बोलते हैं, पाई। पाई क्यों बोला गया है? रिप्रेजेंटेशन है, साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। ये बातें समझ में आ गई सबको? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड नहीं होते, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए कोलिजन नहीं होता है। कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं, डायरेक्शन को बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपल्सन होता है, कोलिजन नहीं होता है। कोलिजन किस में होगा? टक्कर किस में होता है? अपोजिट चार्ज में। अपोजिट चार्ज टकराते हैं, नेगेटिव नेगेटिव कैसे टकराएगा? टकराएगा क्या?
पॉजिटिव पॉजिटिव टकराएगा नहीं ना, पॉजिटिव और निगेटिव टकराता है। कोई डाउट नहीं है ना? अब ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहा था क्लॉकवाइज, जो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहा था, तो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग, clockwise electron is rotating can be represented by upward arrow, अब हम हर बार बोलेंगे नहीं ना कि देखो ये इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, हम रिप्रेजेंट कर देंगे। कैसे? क्लॉकवाइज, अपवर्ड डायरेक्शन को, अपवर्ड डायरेक्शन में हम क्लॉकवाइज लिख देंगे। तो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स का जो जब रोटेशन लिखना होगा, मतलब रिप्रेजेंट करना होगा, तो अपवर्ड एरो हम रिप्रेजेंट कर देंगे। वो बता देगा कि या तो अपवर्ड एरो हाफ ऐसे भी लिखता है बुक में, या ऐसे भी लिखता है, जैसा मर्जी करे वैसा लिख सकते हो, लेकिन अपवर्ड होना चाहिए। तो अपवर्ड एरो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन में घूमता है, एंटी क्लॉक के वाइज अगर इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डाउनवर्ड एरो। डाउनवर्ड एरो हम डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज को अगर हमें जानना है तो हम बार बार बोलेंगे नहीं ना, डाउनवर्ड लिख दोगे तो समझ में आ जाएगा, या इसको हाफ ऐसे भी लिखा जाता है। तो डाउनवर्ड एरो से लिख दो। रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, जैसे मान लो हम बोल ऐसे, तो ऐसे का मतलब क्या हुआ, आओ इधर, तो ये सिंबल बन गया। तो क्लॉकवाइज घूमने का तरीका क्या हुआ, अपवर्ड एरो से लिख दिया गया। तो लोग समझ में आ गया कि केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कि अपवर्ड एरो का मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज घूमता है तो अपवर्ड एरो लिखा जाता है, और जब डाउनवर्ड घूमता है तो एंटी क्लॉकवाइज जब घूमता है तो डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मुझे बताओ, बोर्ड पे सारा पॉइंट्स क्लियर हो गया जितना भी लिखा मैंने? एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, एस इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में घूमेगा, एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एक देखो घूमना होता है, ये जो घूमना है वो न्यूक्लियस के अराउंड है, अराउंड न्यूक्लियस। एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन है, ये सन के तरफ घूम रहा है, तो एक ही डायरेक्शन है, लेकिन नाच नाच के घूम रहा है, तो ये अपने एक्सिस पे घूम रहा है। तो ये सेंटर के रिगार्डिंग बात किया गया है। एस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन वन डायरेक्शन, ये सेंटर के रिगार्डिंग है। क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। इमेजिन हो गया? एक सेंटर के रिगार्डिंग जो घूमेगा वो सेंटर के रिगार्डिंग एक ही डायरेक्शन में घूमेगा, और एक ऐसे ऐसे तो एक ऐसे ऐसे, अर्थ के जैसा, बिल्कुल अर्थ के जैसा। सन के तरफ घूमती है तो सारा सोलर सिस्टम जितने भी प्लेनेट है सन के चारों तरफ घूमते हैं एक ही डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे।
तो अर्थ ऐसे से घूमती है, हो सकता है दूसरा प्लैनेट ऐसे से घूम रहा होगा। तो सन के अराउंड तो एक ही डायरेक्शन हुआ ना। बात क्लियर? अब ध्यान दो। तो इसमें ये पता लगाया गया कि इस सबसेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको, इस सबसेल का इलेक्ट्रॉन है वो एक डायरेक्शन में घूमता है। तो एक डायरेक्शन में जब घूमता है तो एक बॉक्स लिख दिया जाएगा, इतना बड़ा बॉक्स नहीं। अब उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये सर्च करके मालूम किया गया कि एक इलेक्ट्रॉन ऑलवेज क्लॉकवाइज घूमेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। कभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज नहीं घूम सकते, ऐसा सर्च करके देखा गया है। कभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम सकते, ऐसा सर्च करके देखा गया। हाँ, ये सही हो सकता है कि पहला एंटी क्लॉक हो और दूसरा क्लॉक हो, ये हम जान नहीं सकते हैं। लेकिन एक बॉक्स में एक अंकल है तो एक आंटी है, दोनों अंकल या दोनों आंटी कभी नहीं रह सकता है, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। अब पहला अंकल है दूसरा आंटी है, कि पहला आंटी है कि दूसरा अंकल है वो हमें नहीं मालूम है क्योंकि हम नहीं देखने गए। लेकिन एक घर में दो अंकल या दो आंटी नहीं रह सकती है, जब भी रहेंगी तो एक अंकल और एक आंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा सर्च करके देखा गया है। क्या समझे? क्या समझे? एक बॉक्स किसको बताता है? एक डायरेक्शन को। समझ में आया? डी यू अंडरस्टैंड? बॉक्स में एरो रिप्रेजेंट करना है क्या? हाँ, इसीलिए तो सिखा रहा हूं तुम्हें, बॉक्स में ही एरो रिप्रेजेंट करने के लिए मेन सिखा रहा हूं। उतना सिखाते 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 लास्ट पॉइंट पे आया हूं। हमें मेन बॉक्स में इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना ही तुम्हें सिखा रहा हूं। सेल में दोनों अंकल आंटी क्यों नहीं होना चाहिए? दोनों अंकल आंटी, एक घर में दो अंकल रहते हैं क्या? हैं? एक घर में दो अंकल रहते हैं? ऐसा साइंटिस्ट सर्च करके देखे। हमने क्या बोला? एक इलेक्ट्रॉन क्लॉक घूमेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या घूमेगा? एंटी क्लॉक। ऐसा साइंटिस्ट ने सर्च करके देखे कि ये क्लॉक वाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है। तो मैं स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ये इमेजिन करना है, ये साइंटिस्ट लैब में सर्च किए हुए हैं। ठीक है, तो हम अपने मन से कोई भी एक बात नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम देखने नहीं गए हैं। साइंटिस्ट जो बताए हैं वो इसी पे चल रहा है। साइंटिस्ट ने बताया कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स, एक क्लॉकवाइज घूमेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। हम एक ही बॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। काई काई समझ लो। गैस निकलने पर भी अपवर्ड एरो होता है क्या? सब गैस, कोई भी एलिमेंट लिखोगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये किसी गैस और सॉलिड के लिए नहीं लिखा जा रहा है, ये एलिमेंट एस के लिए लिखा जा रहा है। एस में इलेक्ट्रॉन जब रहता है तो एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है, और एक अपवर्ड डायरेक्शन और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। समझ लो का? सगड़े समझ लो।
क्या ही अड़चन? ओके, तो कल मैं पी वाला स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आज एस वाला बताया, कल पी वाला बताऊंगा। कल क्या बताएंगे? पी वाला। ओके, कोई ऐसा भी है क्या जिसको समझ में नहीं आया? सिंबल ऑफ अपर डायरेक्शन इज सेम इन ऑल से, हाँ सेल, आगे आगे सेल के लिए आगे बताते जाएंगे, टेंशन मत लो। अभी एस के लिए आया ना। कोई ऐसा भी है जो समझ में नहीं आया किसी को? सगड़े समझ लो सर। एसपीडीएफ में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे मैं कल लिखेंगे, वो तो आगे आगे बताऊंगा ना। इतना समझ में आया ना एसपीडीएफ? टुडे लेक्चर अंडरस्टूड वेरी वेल, ओके। तो इतना धीरे धीरे समझ में आया ना। कल पी के लिए बताएंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि ना हम भाग रहे हैं नहीं तो तुम भाग रहे हो। भाग रहे हो क्या?